हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कोरियन हाइस्ट मूवी द थीव्स को। ये मूवी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लगती है जहां पर बहुत सारे प्लॉट और ट्विस्ट हैं। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है येन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और यहाँ पर वो च्युइंगम के साथ एक लड़के के साथ में बैठी थी। ये लड़का उसका 5 मंथ पुराना बीएफ होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिच होता है। और च्युइंगम और येन ये दोनों ही चोर होते हैं, जहाँ पर च्युइंगम इस वक्त येन की माँ बन के आई होती है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे आर्ट वर्क का बहुत ज़्यादा शौक है। तो येन का बीएफ यहाँ पर उसकी माँ को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है कि वो उसको अपने आर्ट का कलेक्शन दिखा सकता है। और इसके बाद वो उसे ले करके दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर उसने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्ट के सामान रखे होते हैं। इसी वक्त में यहाँ पर हम ऊपर 2 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम होता है पॉपी और जम्पानो। ये दोनों यहाँ पर एक केबल को कनेक्ट करते हैं और उसके रोप को नीचे भेजते हैं। नीचे यहाँ पर जल्दी से येन अपने ऊपर के कपड़े हटा देती है, जहाँ पर अंदर उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहन के रखा था। और फिर वो रोप के थ्रू एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जाने लगती है। यहाँ वो एक बिल्डिंग की छत पे पहुँच जाती है और वहाँ के फैन को बंद कर देती है। ये एक वेंटिलेशन का फैन होता है जहाँ से वो आसानी से डक्ट के अंदर जा सकती है। और जम्पानो और पॉपी भी उसी के टीम का हिस्सा होते हैं। दूसरी तरफ च्युइंगम यहाँ पर उस लड़के के साथ उसी हॉल में चली जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे सिक्योरिटी सिस्टम लगे होते हैं और इस हर जगह पे लेज़र लगी होती है। यहाँ पर वो उसे एक दूसरे हॉल में लेकर के जाता है जहाँ पर जाने के लिए उसे पासवर्ड डालना पड़ता है। तो जब वो पासवर्ड डाल रहा था तब च्युइंगम पीछे की तरफ मुड़ गई थी, लेकिन उसने एक डिवाइस से उस पासवर्ड की साउंड को रिकॉर्ड कर लिया था और उसके थ्रू उस डिवाइस ने क्रैक करके बता दिया था कि असल में पासवर्ड क्या है। और अब च्युइंगम इस पासवर्ड वाले डिवाइस को वहीं पर छिपा देती है और अब वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उस लड़के के साथ वहां से निकल जाती है और जाते वक्त वो लेज़र वाली डिवाइस के ऊपर एक च्युइंगम को चिपका देती है। उस च्युइंगम को चिपकाने की वजह से वो लेज़र वहां पर रुक जाती है और कुछ वक्त के लिए उस पूरे रूम में कहीं पर भी लेज़र रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उनके जाते ही वहाँ पर डक से नीचे येन आती है और वो उसी डिवाइस की मदद से पासवर्ड को देख करके उसी हॉल को खोल देती है और अंदर जा कर के वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेशकीमती आर्टिफैक्ट होता है उसे वहाँ से उठा लेती है और ऊपर वैसे ही उसी फैन से निकल आती है और जल्दी से बिल्डिंग को क्रॉस करके वापस से विंडो के थ्रू उसी हॉल में पहुँच जाती है जहाँ पर वो पहले बैठी थी और वो अपनी ड्रेस भी पहन लेती है। पर अब यहाँ पर जैसे ही वो लड़का और च्युइंगम हॉल के अंदर वापस आते हैं तभी अचानक से अलार्म ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर से लेज़र लाइट को निकलने से वो च्युइंगम रोक रही थी, इसीलिए अलार्म ट्रिगर हो जाता है। और अब यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होने लगती है और येन अपनी माँ मतलब च्युइंगम के साथ वहाँ से निकलने लगती है कि तभी उसे उस लड़के के गार्ड रोक लेते हैं और वो उसके बैग को चेक करते हैं। पर यहाँ पर उसके बैग में उन्हें वो आर्टिफैक्ट नहीं मिलता है। असल में वो जिस रोप से कूद करके बिल्डिंग के ऊपर गई थी उसने वापस आते वक्त उसी रोप में एक बैग को फंसा दिया था और उसी बैग के अंदर वो आर्टिफैक्ट रखा हुआ था। यहाँ पर उस रोप से पॉपी वो बैग निकाल लेता है और साइकिल से वहाँ से निकल जाता है। और अब क्योंकि उनके पास चोरी का सामान नहीं था तो उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है और यहाँ पर येन उस लड़के से फ़ोन पर ही ब्रेकअप भी कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उनकी पूरी टीम को साथ में एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ पर उनकी टीम के मेंबर होते हैं वो लोग यहीं पे होते हैं कि तभी वो दूर से देखते हैं कि वहाँ पर कॉप्स आ रहे हैं। तो पॉपी को छोड़ करके बाकी सभी लोग एक जगह जा कर के छिप जाते हैं, क्योंकि वो जगह पॉपी की ही होती है और वो उसका पुराना धुराना गंदा सा गैरेज होता है। अब यहाँ पर पुलिस आती है और वो कहती है कि उन्हें कैमरा में च्युइंगम की फ़ोटो मिली है जहाँ पर चोरी हुई है वहाँ पर, और उन्हें पता है कि च्युइंगम और पॉपी एक दूसरे को जानते हैं। तो उनका पूरा शक होता है कि पॉपी ने ही वो चोरी करी होगी, पर क्योंकि यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो वो कुछ नहीं कर सकते और इस तरह से वो लोग पकड़े जाते जाते बच जाते हैं। अब यहाँ पर कॉप के जाने के बाद पॉपी सबको बोलता है कि उन्हें इस वक्त कोरिया से निकल जाना चाहिए और साथ ही में उसके पास उनके लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसमें उन्हें एक बहुत ही अच्छे चोर मकाओ पार्क के साथ मिलकर के काम करना है
और एक बहुत बड़े डायमंड को चोरी करना है। पर इसके लिए उन्हें किसी और की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसका नाम होता है पेप्सी। पेप्सी पिछले 4 साल से जेल पे होती है और वो कुछ वक्त के लिए पैरोल पे बाहर आई होती है और यहाँ पर येन उसे लेने के लिए जाती है। और पेप्सी की स्टोरी ये होती है कि वो एक बहुत ही अच्छी सेफ की हैकर होती है, मतलब कि वो किसी भी टाइप के सेफ को बहुत आसानी से खोल सकती है। यहाँ पर पेप्सी, पॉपी और मकाओ ये पहले तीनों साथ में ही काम करते थे और यहाँ पर मकाओ और पेप्सी एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर एक दिन ऐसे ही वो लोग एक सोने को चोरी करने के लिए जा रहे थे जहाँ पर वो गोल्ड को चुरा भी लेते हैं। और अब यहाँ पर पेप्सी और मकाओ खड़े होते हैं जहाँ पर दोनों को ही केबल से नीचे जाना था और पॉपी वहाँ पर नीचे उनके केबल को संभाल रहा था। पर यहाँ पर नीचे जाते वक्त मकाओ की केबल गिर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। पर बाद में पेप्सी को पता चलता है कि असल में मकाओ जानबूझकर अपनी केबल काट करके भाग गया है। पेप्सी को इस बात पे विश्वास नहीं होता है और वो पूरे 3 दिन तक उसका वेट करती है कि शायद मकाओ सोना लेकर के वापस आ जाएगा, क्योंकि सारा गोल्ड मकाओ के पास ही होता है। पर यहाँ पर 3 दिन के बाद भी मकाओ नहीं आता है और कैमरा की वजह से पुलिस को ये भी पता चल गया था कि वहाँ पर पेप्सी थी। असल में सिर्फ पेप्सी की ही फोटो कैमरा पर आई होती है और पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी। तो ऐसे ही वो एक रात नशे में पॉपी के पास में आती है और वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। पेप्सी सरेंडर कर देती है क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है और तब से अभी तक वो जेल में थी। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में जब पेप्सी पॉपी से मिलती है तो वो उसे बोलती है कि वो मकाओ से बदला लेना चाहती है और असल में पॉपी का भी प्लान यही होता है कि वो पेप्सी के साथ मिल करके मकाओ से रिवेंज लेंगे और ये चोरी तो बस एक बहाना होता है। तो अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग हांगकांग के एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जहाँ पर उनके सामने एक दूसरी चाइनीज़ टीम भी बैठी थी और ये भी इनके साथ इसी चोरी में काम करने वाली थी। यहाँ पर 2 टीम होती हैं, एक कोरिया की होती है और एक चाइना की होती है और वो दोनों ही अलग अलग देश होने की वजह से एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते हैं कि तभी वहाँ पर मकाओ आ जाता है और वो सबको चोरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें एक ऐसा हीरा चुराना है जो कि एक टिफनी नाम की लेडी के पास हमेशा रहता है और वो कुछ ही वक्त बाद मकाओ नाम की एक जगह पे जाने वाली है जहाँ पर वो कसिनो में जाएगी और उन्हें उसी कसिनो से उस हीरे को चुराना है और हीरा चुराने के बाद वो उसे वेहोंग नाम के एक आदमी को बेच देंगे जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और वो उन्हें हीरे के बदले में $20 मिलियन देगा। पर यहाँ पर मकाओ बोलता है कि वो किसी भी कीमत पर पेप्सी को अपनी टीम में नहीं लेगा। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में उनसे मिलने के लिए टिफनी की सौतेली बहन आती है जो कि टिफनी से रिलेटेड उन्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती है। यहाँ पर उनमें से एक आदमी बोलता है कि अगर वो इतने महंगे डायमंड को अपने साथ लेकर के आएगी तो वो उसे कसिनो के वॉल्ट के सेक्शन में रखेगी जो कि अंडरग्राउंड होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। तो टिफनी की बहन उसे बोलती है कि वहाँ पर जाना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि वहाँ के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो उस हीरे को उस जगह पे नहीं रखेगी बल्कि वो उस हीरे को अपने रूम में रखेगी जहाँ पर उसके पास 2-2 सेफ हैं और उन्हीं में से किसी एक सेफ में वो हीरा रखा होगा। उसका रूम 30th फ्लोर का एक VIP रूम होगा जिसके सामने एक गार्ड बैठा रहेगा और इतनी इन्फॉर्मेशन दे करके वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर रात में पेप्सी मकाओ से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है और कहती है कि वो भी इस जॉब में काम करना चाहती है। तो वो उसे एक बैग को लॉक करके बोलता है कि अगर वो इसका लॉक ओपन कर दे 5 सेकंड में तो वो उसे रख लेगा। लेकिन वो यहाँ पर लॉक ओपन करने के बजाय उस बैग को साइड से फाड़ देती है। लॉजिकली देखे तो ये भी एक तरीका हुआ बैग को ओपन करने का और इसी के साथ पेप्सी भी टीम में आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पेप्सी और पॉपी आपस में बात कर रहे थे कि उनका प्लान है मकाओ को धोखा देने का और जिसके लिए पॉपी ने किसी को ऑर्डर दे करके रखा है कि वो उसी डायमंड के दिखने जैसा एक डुप्लीकेट बना दे जिसे वो चोरी करने के लिए जा रहे हैं। और उनकी ये सारी बातें बालकनी में खड़ी हुई येन सुन रही थी पर वो इसके बाद यहाँ से कूद करके अपने रूम में वापस चली आती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग मकाओ में होते हैं और यहाँ पर रिसेंटली चाइनीज़ की टीम में एक नई मेंबर आई होती है जिसका नाम होता है जूलिया।
असल में वहाँ पर अंदर 2 सेफ थे, तो जल्दी खोलने के लिए उन्हें 2 सेफ खोलने वाले चाहिए थे। इसीलिए वो जूलिया को बुलाते हैं और जूलिया असल में एक कॉप होती है और पुलिस काफ़ी वक्त से वेहोंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर वो इस चोरी की हेल्प से वेहोंग तक पहुँचना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग कसिनो में जाते हैं जहाँ पर टिफनी भी पहुँच चुकी थी। च्युइंगम और इस चाइनीज टीम का मेंबर कपल बन करके जाते हैं और यहाँ वो टिफनी के साथ खेलने लगते हैं। इन सभी लोगों का रूम वीआईपी होता है। यहाँ अंदर जॉनी और एंड्रयू ये दोनों भी होते हैं और ये भी चाइनीज टीम के मेंबर होते हैं। अब यहाँ उन्हें ऊपर के बहुत सारे सेक्शन में एंट्री पाने के लिए वहीं के मैनेजर का कार्ड चाहिए होता है। तो ये कार्ड लाने का काम ज़ेम्पैनो और येन का होता है। तो नेक्स्ट सीन में ज़ेम्पैनो और येन ये दोनों कपल बन के एक बार में जाते हैं जहाँ पर वही मैनेजर भी आया होता है। पर यहाँ पर वो मैनेजर येन से बात करने के बजाय, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, वो ज़ेम्पैनो के साथ बात करता है क्योंकि असल में वो गे होता है। और यहाँ ज़ेम्पैनो की इज्जत लुट रही थी और उसके साथ शोषण हो रहा था। और इसी वक्त में येन जल्दी से उस मैनेजर का कार्ड ले लेती है और उसको डिजिटली एक डिवाइस में सेव करके उसका कार्ड वापस रख देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एंड्रयू उसी बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में जाता है जहाँ से सामान को लाते ले जाते हैं और वहाँ पर वो एक बूढ़े के पास चला जाता है। वो बूढ़े को एक बैग देता है जिस बैग के अंदर गन्स होती है। असल में वो सामने वाले रास्ते से गन्स को लेकर के नहीं जा सकता है, इसीलिए उसने इस बूढ़े को गन दी है ताकि वो पीछे के रास्ते से लेकर के आए। तो अब वो बूढ़ा एम्प्लॉय वीआईपी रूम में अपनी सर्विस देने के लिए जाता है और वहीं पर वो चुपके से सबको गन दे देता है। अब नेक्स्ट सीन में जहाँ पर कॉमन लोग कसिनो में खेल रहे थे, वहाँ पर पॉपी और मकाओ आपस में आकर के लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी का ध्यान चला जाता है। और एग्जैक्टली इसी टाइम में ज़ेम्पैनो एक बड़ी सी मशीन को लेकर के कैमरा से पास करता है और वो उसी मैनेजर के कार्ड की हेल्प से अंदर चला जाता है। असल में उसे छत पे जाना था और किसी की नज़र ना पड़े कि उसके साथ में एक मशीन भी है, इसीलिए झगड़ा करके वो लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम पेप्सी को देखते हैं जो कि उसी वक्त में जा कर के उसी डायमंड की कॉपी ले आती है और ये कॉपी ला कर के वो मकाओ को दे देती है और कसिनो की तरफ निकल जाती है। यहाँ रेन च्युइंगम के रूम में आती है जहाँ उसे मूवी की स्टार्टिंग की चोरी की ही तरह ज़ेम्पैनो एक रस्सी देता है और वो उसी रोप की हेल्प से ऊपर के एक रूम में जाती है जो कि टिफनी का होता है। यहाँ पर वो रूम के सामने वाले ग्लास में सर्किल करके उसे हटा देती है और फिर वो रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो अंदर से दरवाजे को खोल देती है जिसकी वजह से बाहर खड़े पॉपी, पेप्सी और जूली वो तीनों ही कमरे के अंदर आ जाते हैं और उन्होंने गार्ड को पहले ही बेहोश कर दिया था। और अब यहाँ पर उनके पास 2 सेफ होते हैं और पेप्सी और जूली एक एक सेफ को अपने अपने तरीके से खोलने में लग जाते हैं। पर अब यहाँ पर जो चाइनीज टीम होती है उनका शुरू से ही प्लान कुछ और था। असल में उन्हें मकाओ के ऊपर ज़रा सा भी भरोसा नहीं होता है और यही रीज़न होता है कि उन्होंने वीआईपी रूम में गन मंगाई थी, क्योंकि उनका प्लान था कि वो डायमंड की जगह वहाँ पर जितने भी पैसे हैं उन सभी पैसों को लूट करके भाग लेंगे। इसलिए वो सभी लोग गन्स निकाल लेते हैं और सबको गन पॉइंट पे ले लेते हैं। यहाँ वो सिक्योरिटी रूम में जाने के बाद वहाँ की लाइट भी काट देते हैं और वहाँ के सारे कनेक्शन भी हटा देते हैं, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड में वॉल्ट बना होता है जहाँ पर कसिनो के सारे पैसों की काउंटिंग होती है, वहाँ पर भी लाइट चली जाती है और जल्दी से वहाँ के गार्ड वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। यहाँ पर अंदर एक बूढ़ा आदमी फंसा होता है और उसे बाहर निकलना होता है, पर अब जब तक ये नहीं खुलता है तब तक वो भी बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ टिफनी के रूम में वो दोनों मिल करके दोनों सेफ खोल लेते हैं, पर किसी भी सेफ में डायमंड नहीं होता है और ये देख करके सबको झटका लगता है। पर तभी हम नेक्स्ट सीन में उसी बुढ़े को देखते हैं जो कि उसी वॉल्ट के पास में होता है और वो अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके सबकी नज़रों से बच करके एक लॉकर को खोल लेता है और एक हाथ से वो सामने बैठ करके खाना खा रहा था। यहाँ वो उसी डायमंड को निकालता है, अपने खाने में रख लेता है और ऊपर से उसे कवर कर देता है। असल में ये बूढ़ा आदमी वहाँ का वही एम्प्लॉय बन करके आया था जिसने एंड्रयू की गन को अंदर पहुँचाया था। और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं मकाओ होता है जिसने मेकअप करके खुद को बूढ़ा बना लिया था और यहाँ के एम्प्लॉयज़ में शामिल हो गया था। यहाँ से वो सबको टेक्स्ट मैसेज करता है
कि वो सब हीरे को भूल जाए और वहाँ से भागे। ये मैसेज पढ़ते ही सबको समझ में आ जाता है कि सबकी लंका लग गई है और वो सभी लोग वहाँ से जल्दीबाजी में भागना शुरू कर देते हैं। अब तक पुलिस को भी पता चल चुका था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस और गार्ड सभी लोग पूरे कसीनो में फैल करके सभी सस्पेक्ट को पकड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर च्युइंगम सारे पैसे लेकर के एक चाइनीज मेंबर के साथ भागने की कोशिश करती है, पर उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी। वो मेंबर यहाँ पर एक कार को लेता है और फिर वो लोग जल्दी से कार ड्राइव करके जाने लगते हैं, पर यहाँ पर गलती से एक बुलेट कार के अंदर बैठे उसी आदमी को लग जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है और च्युइंगम की और इस मेंबर की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद येन वहीं के स्टाफ के कपड़े पहन लेती है और वहां से निकलने लगती है, पर तभी उसे गार्ड रोक लेते हैं और अपना आईडी दिखाने के लिए बोलते हैं। अब उसके पास आईडी नहीं होता है और उसके जस्ट बगल से ज़ैम्पेनो साफ साफ निकल के जा रहा था, क्योंकि उसके पास वही नकली आईडी होती है। पर ज़ैम्पेनो येन से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसे बचाने के लिए वो गार्ड के सामने बोल देता है कि वो भी एक सस्पेक्ट है, और फिर गार्ड उसके पीछे भागने लगते हैं और येन को वहां से बच के निकलने का मौका मिल जाता है। पर आगे जाकर के वो लोग ज़ैम्पेनो को पकड़ लेते हैं और उसे जेल हो जाती है। उधर पेप्सी, पॉपी और जूली ये तीनों भी भाग रहे थे, पर यहाँ पर एंड्रयू, जिसे कि पुलिस ने पकड़ लिया था, वो बता देता है कि वो तीनों भी उसके साथ में हैं, तो पुलिस उसके पीछे भी जाने लगती है। पर यहाँ पर जब वो जूली के पास पहुँचते हैं तो पेप्सी बोल देती है कि वो उसे नहीं जानती है, और इस तरह से पेप्सी जूली को बचा लेती है। लेकिन पेप्सी और पॉपी ये दोनों पकड़े जाते हैं और उनके सामने से बहुत ही आसानी से मकाओ वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा देने की प्लानिंग बहुत पहले से ही बना करके रखी थी, और वो जो टिफनी की बहन थी वो भी उसी के साथ में मिली हुई थी। इसीलिए उसने ऐसा बोल दिया था कि नीचे की वॉल्ट में पहुंचना इम्पॉसिबल है, और उसका पहले से ही प्लान था कि वो इन लोगों को एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ करेगा और आराम से अपना जाकर के वॉल्ट से डायमंड को चुरा लेगा। अब एंड्रयू पेप्सी और पॉपी को एक वैन में पकड़ करके पुलिस लेकर के जा रही थी, जहाँ पर एंड्रयू अपनी हथकड़ी को खोल लेता है और उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में इनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे पानी में गिरने लगती है। एंड्रयू और पॉपी को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, तो वो दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और अब उनके पीछे पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगती है। पर यहाँ पर पेप्सी अपनी हथकड़ी को खोल नहीं पाती है और वो कार पानी के अंदर गिर जाती है और धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती हैं कि तभी यहाँ पर पानी में मकाओ कूदता है और वो उसे छुड़ा लेता है, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम पेप्सी को देखते हैं, जहाँ पर वो जिंदा होती है और उसके हाथ में मकाओ ने एक लॉक टाइप की चाबी को बांध दिया था। यहाँ उसे पॉपी का मैसेज मिलता है, जो कि उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। तो वहाँ पर जब पेप्सी जाती है तो वो उसे पहले तो एक मुक्का मारती है। इसके बाद यहाँ पर एंड्रयू, पेप्सी, पॉपी और येन होते हैं। अब सिर्फ यही 4 लोग बचे हुए थे, बाकी सभी लोग पकड़े गए थे। और जूली के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो भी पकड़ी गई होगी। अब यहाँ से वो लोग टिफनी की सिस्टर का पता लगाते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। अब वो उसे डरा धमका करके मकाओ का पता पूछ लेते हैं। साथ ही में मकाओ उससे मिलने भी आने वाला था, तो वो उस मीटिंग की तैयारी भी करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मकाओ को देखते हैं, जो कि अपना मेकअप वेकअप हटा करके बुसान के लिए निकल जाता है। यहाँ पर उसे उसी डायमंड की डील करनी थी। यहाँ पर वो एक रूम को रेंट पे लेता है और इसी वक्त में जूली अपनी पूरी पुलिस की फोर्स के साथ मकाओ के ऊपर नज़र रखे हुए थी, क्योंकि उसे पता था कि मकाओ से डील करने के लिए वीहोंग यहाँ पर ज़रूर आएगा। अब मकाओ यहाँ से टिफनी की सिस्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर टिफनी की सिस्टर के ऊपर एक माइक फिट होता है और बाकी सभी लोगों के पास भी उनका माइक होता है। तो यहाँ पर पॉपी, पेप्सी, एंड्रयू और येन ये सभी लोग टिफनी और मकाओ की सारी बातें सुन सकते हैं। अब पेप्सी और येन यहाँ पर मकाओ के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा रूम खाली है, जिसे देख करके पेप्सी समझ जाती है कि उसने 2 रूम बुक किए होंगे और ये रूम बस बेवकूफ़ बनाने के लिए है। तो इसके बाद वो इसके बगल वाले रूम में जाती है, जहाँ पर मकाओ का सामान रखा होता है, और अब यहाँ पर वो उस हीरे को ढूंढने लगती है। इस वक्त में येन पहले वाले रूम में ही होती है और वो वहाँ पर डायमंड को सर्च कर रही थी। जब वो यहाँ पर हीरे को ढूंढ ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ टिफनी की सिस्टर मकाओ से बोलती है
कि तुमने पेप्सी को धोखा क्यों दिया। तो यहाँ पर मकाओ उसे उस रात की सच्चाई बताता है जिस दिन वो सोना चोरी कर रहे थे। वो उसे बताता है कि जब वो गोल्ड लेकर के नीचे जा रहा था तब जानबूझकर पॉपी ने उसकी केबल काट दी थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। और इसके बाद वो जैसे तैसे चोट खा के वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि पेप्सी और पॉपी भी वहाँ से भाग गए थे। और जिस टाइम पर पॉपी ने वायर काटी थी उस वक्त उसे ये बात नहीं पता थी कि सारा गोल्ड मकाओ के पास है। उसे लग रहा था कि सारा गोल्ड पेप्सी के पास है और वो मकाओ को रास्ते से हटाकर आसानी से पेप्सी से गोल्ड ले सकता है। पर अब यहाँ पर जब 3 दिन बाद मकाओ सारा गोल्ड लेकर के पॉपी के गैरेज के पास में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पॉपी और पेप्सी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और ये उसी दिन की बात है जब पेप्सी नशे में आती है और उसके अगले ही दिन वो सरेंडर करने वाली थी। यहाँ इन दोनों को साथ में देख करके मकाओ को लगता है कि दोनों ने प्लानिंग करके उसे धोखा दिया है और इसीलिए वो उन्हें छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। पर अब यहाँ पर पेप्सी की बातों को सुन करके उसे लग गया था कि पेप्सी को ये सारी बातें नहीं पता है और ये सारी प्लानिंग अकेले पॉपी की थी, क्योंकि पेप्सी ने उसे ऐसा पूछा था कि वो 4 साल तक उससे मिलने क्यों नहीं आया और 4 साल पहले वो उसे छोड़ करके क्यों चला गया था। ये सब कुछ सुन करके पेप्सी को झटका लगता है और उसके बाद वो पॉपी से पूछती है तो पॉपी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने सारा प्लान किया था ताकि सारे सोने को उसे डिवाइड ना करना पड़े। अब ये सुन करके पेप्सी को गुस्सा आता है और यहाँ पर इसी वक्त में वो ये भी देख लेती है कि वो डायमंड कहाँ पर रखा हुआ है। असल में वो डायमंड ऊपर बने झूमर में रखा हुआ था। तो अब वो डायमंड को नहीं निकालती है और वहाँ से लाइट ऑफ करके चली जाती है और वो इसी वक्त में इस प्लान से क्विट करके निकल जाती है। उसके जाने के बाद येन उसी रूम में आती है और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती है और उसे फाइनली वो डायमंड मिल जाता है। दूसरी तरफ मकाओ को पता चल चुका था कि टिफ़नी के ऊपर स्पीकर लगा था, तो वो टिफ़नी के स्पीकर को निकाल लेता है और फिर वहाँ से वो डील करने के लिए जाने लगता है। यहाँ वो वीहोंग के आदमियों के साथ उसी रूम में आता है जहाँ पर उसने डायमंड को रखा था और अब यहाँ पर उसके आने से पहले येन उस डायमंड को नकली डायमंड से बदल देती है और वहीं पर छत में एक ब्लॉक खाली होता है और वहाँ पर छिपने की जगह होती है, तो येन वहीं पर छिप जाती है और नीचे मकाओ वीहोंग के साथ आता है। और अब तक बाहर जूली ने बहुत बड़ी पुलिस की फोर्स बुला ली थी। वीहोंग बोलता है कि तुमने इसी रूम को क्यों सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर मकाओ एक बहुत बड़ा सस्पेंस ओपन करता है और वो बताता है कि काफ़ी वक्त पहले इस डायमंड को चुराया गया था। इसे चुराने वाले 2 चोर थे और वो दोनों ही लोग तुम्हारे पास डील करने के लिए इसी रूम में आए थे। उन्होंने इस डायमंड के बदले में $5 लाख मांगे थे, तो इसके रिजल्ट में तुमने एक आदमी को मार दिया था और दूसरे वाले को सिर्फ $1000 दिए थे और इस डायमंड को अपने पास रख लिया था। और जिस चोर को इसने मारा था वो मकाओ के पिता थे और इसीलिए मकाओ ने सब कुछ बदला लेने के लिए किया है। उसे अच्छे से पता होता है कि बाहर पुलिस है और वो वेहोंग को जान से मारने के लिए आई है और इसीलिए उसने ये सारी प्लानिंग करी थी ताकि वो वेहोंग को मरवा सके। अब इतना बताने के बाद वो मौका पाकर विंडो से भाग जाता है और अब उसके पीछे वेहोंग के गार्ड पड़ जाते हैं जो कि उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। अब पुलिस को भी फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी अंदर एंटर कर जाती है और पोपी जो कि लिफ्ट के अंदर होता है, तो अब पोपी यहाँ पर लिफ्ट के ऊपर वाले हिस्से पे चला जाता है और वहीं पर वो येन का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ मकाओ यहाँ पर बचने के लिए तारों से लटकता हुआ बिल्डिंग के साइड से भाग रहा होता है। यहाँ पर उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, लेकिन मजाल है जो उसे गोली छू कर भी निकल जाए। मतलब वो बिना किसी को शूट किए, बिना किसी आर्मर के आराम से तारों पे लटक रहा होता है और स्पाइडरमैन की तरह स्टंट कर रहा होता है, पर उसे एक भी बुलेट नहीं लगती है। मतलब इतने गधे गार्ड्स को अपनी ड्यूटी पे रखने के बाद वेहोंग मरना ही डिजर्व करता है, जो एक आदमी को शूट नहीं कर पा रहे हैं और इतनी महंगी गन को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर येन उसी कमरे से बाहर आ जाती है और अब वो अंडरग्राउंड तरीके से लिफ्ट की तरफ को जाने लगती है जहाँ पर पॉपी उसका वेट कर रहा था। और यहाँ कोरिया का स्पाइडरमैन 3 ट्रेन गार्ड को जान से मार करके उसी लिफ्ट पे आके गिरता है जहाँ पर पॉपी होता है। यहाँ पर अब येन भी आ चुकी थी और उसने पॉपी को वो डायमंड दे दिया था, पर अब यहाँ पर मौका होने के बाद भी मकाओ उस डायमंड को नहीं लेता है और अपनी जान बचाते हुए लिफ्ट के बाहर निकल जाता है।
बाहर निकल करके वो एक कॉप की गाड़ी चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है, पर उसे वहाँ से जाते हुए जूली देख लेती है। पॉपी को भी यहाँ पर डायमंड मिल गया था, तो वो अपनी फितरत और अपने कैरेक्टर के हिसाब से वहाँ से कट लेता है और येन वहीं पर फंसी रह जाती है। इसके बाद येन वहाँ से बाहर निकलती है और वो पानी के नीचे जाकर के खड़ी हो जाती है और बाद में दूसरों की फितरत और अपनी शक्ल का यूज़ करके बहुत आसानी से वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पॉपी भी बाहर निकल के भाग रहा था, तो उसके पीछे एंड्रयू भाग रहा होता है और वो उसे पकड़ना चाहता है, पर गलती से पॉपी नीचे गिर जाता है और वो हीरा जो कि उसके हाथ में होता है वो टूट जाता है, क्योंकि वो हीरा नकली होता है। जिस आदमी से पॉपी ने हीरे का डुप्लीकेट बनवाया था, उसी से येन ने भी एक दूसरा भी डुप्लीकेट बनवा के रखा था और इस वक्त रियल हीरा येन के पास होता है, जिसे पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर इसके बाद भी वो वहाँ से निकल जाती है और सीन शिफ्ट होता है मकाओ की तरफ, जो कि स्टेशन पर पहुँच चुका था और वहाँ से भागने वाला था कि तभी वो अपने सामने पेप्सी को देखता है, जो कि उसका वेट कर रही थी। वो पेप्सी की तरफ जाने ही वाला था कि वो देखता है कि वू होंग और जूली वो दोनों ही उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जूली पेप्सी को देख लेती है और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। मकाओ ये सब कुछ दूर से देख रहा था। उसे पता था कि अब जूली उसे अरेस्ट कर लेगी, तो जैसे येन को बचाने के लिए जम्पैनो ने अपना सैक्रिफाइस दिया था, वैसे ही पेप्सी को बचाने के लिए मकाओ भी सामने आ जाता है और वो चिल्ला करके वी होंग का नाम लेता है। वी होंग का नाम सुनते ही जूली वी होंग की तरफ भाग लेती है और वी होंग मकाओ की तरफ भाग रहा था, पर यहाँ पर जूली वी होंग को शूट करके जान से मार देती है और मौका पाके पेप्सी वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकल करके उसी जगह पे आती है जहाँ पर वो यहाँ पे रह रहे थे और वो अपने यहाँ पर होने के सारे सबूत मिटा रही थी। इसके बाद जब वो कार में जाती है तो कार की डिग्गी ओपन नहीं हो रही थी, तो फिर वो उसी चाबी से उसे ओपन करती है जो कि उसके हाथ में मकाओ ने बांधी थी और इस की से वो डिग्गी ओपन हो जाती है, जिसके अंदर वही गोल्ड रखा था जो कि 4 साल पहले मकाओ लेकर के गया था। तो मतलब कि उसने कभी भी उस गोल्ड का यूज़ नहीं किया था और वो हमेशा से पेप्सी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए बहुत लॉयल था। इसके बाद पेप्सी को पता चलता है कि येन को हीरा मिल गया है और वो हीरे को लेकर के हांगकांग गई है, तो वो भी उसके पीछे हांगकांग चली जाती है, जहाँ पर येन एक बहुत बड़े से होटल में मस्त चिल कर रही थी। लेकिन पानी के अंदर सनग्लासेस पहन के कौन जाता है? करते होंगे अमीर लोग। अब इसी जगह पे पेप्सी भी आती है और उसे मकाओ का कॉल आता है। मकाओ उसे बोलता है कि वो दोनों जल्दी ही मिलेंगे, पर यहाँ पर उसे अपनी आखिरी चोरी करनी है। और इसके बाद पेप्सी को पता चलता है कि येन के यहाँ पर बिल्स किसी ने भर दिए हैं और कोई इसके सामान को चेकआउट करके लेकर जा रहा है, और ये मकाओ ही होता है, क्योंकि वो डायमंड येन ने अपने रूम में ही रखा होता है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो मतलब कि मकाओ येन के पास से वो डायमंड चुरा लेगा और वहाँ से निकल जाएगा और आगे जा कर के वो और पेप्सी साथ में हो जाएंगे। और क्योंकि मकाओ दिल से काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कि वो येन को भी उसका कट दे दे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।